Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ भाई, आप लोगों का स्वागत है विजन आईएएस के इस वर्कशॉप में। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं राज व्यवस्था संविधान जैसे विषय पढ़ाता हूँ यहाँ सामान्य अध्ययन में। वर्कशॉप का जो उद्देश्य है वो मुख्यतः 3 होता है। सामान्य लेक्चर के दौरान जो रेगुलर लेक्चर लिया जाता है उसमें इनकी चर्चा नहीं की जाती, तो इस वर्कशॉप के उद्देश्य आपको बता दें। पहला तो यह है कि आपको इस बात से परिचित कराना कि तैयारी कैसे करें, सिलेबस को कैसे तोड़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, प्रश्न जो आते हैं उनको हल कैसे करें। दूसरी ये कि अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे तब्दील करें। कंपटीशन एलिमिनेशन के लिए होता है, छांटने के लिए होता है। कंपटीशन सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता। हमारे बाबा थे एक, तो वो अपने इलाके में पहले ग्रेजुएट थे, तो वो बताते थे कि अंग्रेजों ने हमको टांग करके जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो घर से मंगवाए, कहे तुमको नौकरी करनी है। आज की डेट में अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटोगे। ठीक है, तो जाहिर है कि वो एक समय था जब ग्रेजुएट मिलते ही नहीं थे, और आज की डेट में वो भरमार है। तो छांटने के लिए क्या किया जा सकता है? कंपटीशन लिया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो वर्कशॉप का उद्देश्य होता है, इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताना। टीचर कैसे हैं, इंस्टीट्यूट का अप्रोच क्या है, यह इंस्टीट्यूट अन्य इंस्टीट्यूट से भिन्न कैसे है, यह किस तरह से आपके लिए सहायक हो सकता है। तो एक्चुअली वर्कशॉप का जो उद्देश्य होता है वो रेगुलर लेक्चर से अलग होता है, और इसी को ध्यान में रख करके ये वर्कशॉप किए जाते हैं। विजन के वर्कशॉप में ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे रहते हैं, इसलिए क्लास में आप लोग हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं है वो भी अच्छी बात है, वो ऑनलाइन देख रहे होंगे। अब हम अपने विषय से संबंधित चीजें बताएंगे। पहली बात तो यह है कि हम ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सफलता के लिए कुछ बेसिक बातें हैं, उन पर गौर करना चाहिए जो रेगुलर लेक्चर में नहीं बताई जाती। हम आपको एक चीज ये भी बता दें कि हम लोग चूंकि लंबे समय से इस फील्ड में हैं, तो कुछ बच्चे या तो साफ गोई में या शरारतपूर्ण अंदाज में ये पूछ बैठते हैं कि भाई अगर आप इतने ही काबिल थे तो आप क्यों नहीं हो गए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यही बात अनिल विश्वास से एक बार पत्रकारों ने पूछा था। अनिल विश्वास साहब जो है को बॉलीवुड के संगीत का पितामह कहा जाता है। वो गायक भी थे, सिंगर भी थे, और वो म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। जब मुकेश और रफी का जमाना आया, वो लोग अपने चरम पर थे, तो उन्होंने गाना छोड़ दिया। तो पत्रकार को लगा कि ये गाने में असफल हो गए, इसलिए तो उन्होंने कहा देखो हम गाते या नहीं गाते तो भी मुकेश और रफी होते, लेकिन अगर हमारे जैसे संगीतकार नहीं होते तो मुकेश और रफी कभी होते ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हम आईएएस हो गए होते तो भी बहुत सारे लोग आईएएस होते, नहीं हुए तो भी हो रहे हैं। लेकिन अगर हम टीचर नहीं होते तो कुछ ऐसे लोग जो सफल अदरवाइज हो सकते थे वो शायद नहीं होते, तो हम लोग उनके लिए सहायक होते हैं। ठीक है, विधा अलग अलग है, हुनर अलग अलग है। हो सकता है हमको इधर ही ईश्वर ने प्रेरित किया हो कि भाई आप इधर ही जाओ, तो हम लोग इसी में फील्ड में आ गए। और विजन आईएएस का मंच हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मंच रहा, चूंकि इनका अप्रोच बिल्कुल अलग है अन्य इंस्टीट्यूट की तुलना में। सो कॉल्ड प्रोफेशनल होने के नाम पर स्टूडेंट के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की जाती, पूरी ईमानदारी से स्टूडेंट के साथ मेहनत किया जाता है और टॉपिक पर फोकस रह करके काम किया जाता है। हिंदी माध्यम में पढ़ने पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो इस वजह से अंग्रेजी माध्यम की तुलना में थोड़ी रणनीति इसमें बदलनी पड़ती है। लेकिन विजन आईएएस पूरी तरह से कमिटेड है आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए, इसीलिए उन्होंने ऐसे लोगों का चयन किया है जो आपके इस यात्रा में सहायक हो और विजन के का जो डायरेक्शन है, उनका जो नजरिया है, उसके हिसाब से खरे उतरे। अब आ जाइए हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं। राज्य व्यवस्था और संविधान। एक्चुअली यूपीएससी ने सबसे पहले अभिशासन गवर्नेंस दिया है,
टॉपिक जो मेन टॉपिक जीएस पेपर 2 का है, लेकिन उसने शुरुआत किया है कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकंड पे कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड में राज व्यवस्था है, यानी अभिशासन, संविधान और राज व्यवस्था। लेकिन उसने संविधान से शुरुआत किया है, उसने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग करके ऐतिहासिक आधार संविधान का, इस तरह से उसने शुरुआत किया है मुख्य परीक्षा का। और प्रारंभिक परीक्षा में गोल मटोल बातें किया है। तो जैसे उन्होंने दे दिया है संविधान, उन्होंने दे दिया है लोक नीति, उन्होंने राज व्यवस्था दे दिया है, पंचायत राज दे दिया है, इस तरह से करके कुछ ब्रॉड टॉपिक्स को हिंट किया है। लेकिन प्रश्न वो कहीं से भी उठा करके पूछ देते हैं। तो ऐसे में कोचिंग और अनुभवी लोगों की जरूरत महसूस होती है, पड़ जाती है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि कंपटीशन छंटनी के लिए होता है। तो छंटनी से बचने का एक ही तरीका है कि आप अंत तक भीमसेन की तरह सस्टेन करिए। भीमसेन मल्ल युद्ध में अक्सर जीत क्यों जाते थे? राक्षसों को भी मार देते थे। पहले जब उन पर राक्षस हावी होते थे, या जैसे कीचक से युद्ध हुआ तो कीचक हावी हुआ, लेकिन वो एक ही टेम्पो अंत तक रखते थे। दूसरे अपना जो उनकी अपनी शक्ति थी वो कम करते चले जाते, मतलब उसमें गिरावट आती थी, लेकिन भीमसेन की एक ही तरह से बनी रहती थी। यानी कहने का मतलब वो शुरू में पिटते थे, इसके बाद भी वो बने रहते थे। वो आज के सुनील गावस्कर थे। कहने का मतलब ये कि वो भले ही 60 ओवर खेल के 40 या कितने 60 रन बनाए, लेकिन उनको कोई आउट नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से कंपटीशन में भी इसी प्रकार से इसको परसिवरेंस कहा जाता है, यानी एक ही तरह से धैर्य बनाए रखें अगर आप अंत तक, तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। आदमी ज्यादातर इमोशनल निर्णय लेता है, जिसके वजह से वो तमाम समाज की बातें सुनने लगता है, घर परिवार की बातें, दबाव में आ जाता है। खास करके आप लोगों की उम्र में इसमें कई तरह के दबाव होते हैं। कुछ आप लोग अपने से भी पाल लेते हैं, ठीक है, कोनॉट प्लेस घूम करके। तो इस प्रकार से वो भटकाते रहते हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि आप जो शुरू से जिस तरह से करें उसको अंत तक बनाए रखें। इंस्टीट्यूट इसमें आपके लिए सहायक होता है, वो आपके काम को आसान बनाता है। अब आ जाइए, तो इसमें राजनीति और संविधान की जो बात है, ये आज का एक ऐसा विषय है जो न केवल संवेदनशील है, बल्कि आप जिनके बारे में सोचते होंगे कि उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो भी उसकी बात करते हैं। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैंने सुना राजनीति की बात करते हुए। मैंने सुना कि भाई एक मेरे रिलेटिव हैं, वो एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम करते हैं, वो डॉक्टर हैं, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, लेकिन वो भी राजनीति की अच्छी खासी बात कर रहे थे। तो और गांव में मतलब लोग आज की, पहले जब बैठते थे तो वो किसी के शादी ब्याह, घर में क्या बना, किसी के नात रिश्तेदार कैसे, क्या खिलाया पिलाया, ये सब की चर्चा करते थे। आज की डेट में वो समाजवादी पार्टी, बसपा, XYZ, तो इतना ये खतरनाक भी हो गया है। इसमें कई तरह के विचार भी हैं, कई तरह के लोगों के अपने अपने रंग हैं, उसमें वो अपने तरह से चीजों को देखते हैं। तो बड़ा ही एक ऐसा विषय है ये कि इसमें अगर संभल करके काम न किया जाए तो आदमी भटक जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यूपीएससी से कैसे ये जुड़ा हुआ है। यूपीएससी आजकल कंट्रोवर्शियल मुद्दों को उठा रही है, विवादास्पद मुद्दों को उठा रही है। जैसे आज पिछले साल उसने जो प्रश्न पूछा है उसमें ईवीएम मशीन के बारे में आजकल देख रहे हैं, उसको लेकर विवाद चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के। इसी प्रकार से दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जो है रसाकसी, उस पर भी प्रश्न पूछ दिया है। पंचायतों को लेकर के जब से PARI का सिस्टम आया है, पंचायत राज अकाउंटेबिलिटी का एक इंडेक्स डेवलप किया गया है, तो उसमें कई पंचायतों के प्रतिनिधियों से मनमोहन सिंह भी मिले थे और नरेंद्र मोदी जी भी मिले हैं। तो उसमें यह बात उठी कि भाई आप हमको फंड दे ही नहीं रहे हैं तो हम स्थानीय स्तर पर काम कैसे करेंगे। आप जो पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अपने अभिशासन को पहुंचाना चाहते हैं और एम्पावर करना चाहते हैं आम आदमी को, वो होगा ही नहीं। तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा हुआ है। निर्वाचन सुधार इन जनरल, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा हुआ है। आजकल NGO वगैरह बहुत हावी हैं, आप देख रहे हैं सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के दांव पेच चले जाते हैं। उसमें कुछ जेन्युइन है, कुछ फर्जी हैं, कुछ अपने अपने तरह के जो उनके विचार हैं, उनके अपने एजेंडा हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो उससे उठा करके प्रश्न पूछा हुआ है। यूपीएससी ने अनौपचारिक दबाव समूह 2 साल पहले पूछा हुआ है।
तो इस तरह से यूपीएससी भी जो चीजें चर्चा में रहती हैं, जो पर्सनलाइज्ड अटैक होते हैं, उस पर कोई कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता। अब जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अगर बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर पर या एनडीए के प्राइम मिनिस्टर पर प्रहार करते हैं तो वो कभी विषय नहीं बनेगा। वो हम लोगों के ट्रेन की यात्रा के दौरान या बस के यात्रा के दौरान या गांव के चौपाल पर तो उस पर बहस हो सकती है, यूपीएससी कभी उस पर प्रश्न नहीं बनाती। लेकिन जो आम चर्चा के विषय होते हैं जिसमें टीवी में बहस होती है, अखबारों में जो सुर्खियों में बने रहते हैं, जैसे चुनाव सुधार वगैरह, उदाहरण के लिए अब हैक कैसे हो सकता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। हैक ईवीएम्स डिफाई साइंस। अब ये संजय सज्जन है धीरज सिन्हा, ये एमआईटी में पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च एसोसिएट है। ये इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल है और ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 24 जनवरी की है, 24 जनवरी 2019 की है। तो अब इसमें दो तरह के ओपिनियन आ रहे हैं। अब जैसे निर्वाचन आयोग का कहना है कि भाई जब ये कनेक्ट ही नहीं है किसी तार से तो आप हैक कैसे कर लेंगे, इसका कंट्रोल सिस्टम कहीं होता है, जो मेमोरी ब्रेन होता है, तब तो आप कर सकते थे। ये किसी वायर से कनेक्ट ही नहीं है तो हैक कैसे कर लेंगे। यही बात ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए भी कह रहे हैं मिलियंस खर्च करना पड़ेगा, माने अरबों मिलियन डॉलर यानी अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो आसान काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 लोग अपना गुट बना करके लोकल स्तर पे अधिकारियों से मिल करके इसमें कुछ ऐसा कर दें, लेकिन फिर भी एक होता है कि मतलब किसी भी चीज का एक पूर्वाभ्यास किया जाता है एक नाटक या ड्रामा क्रिएट करने के लिए, जिससे कि आउटकम अगर हमारे फेवरेबल ना हो तो हम आसानी से कह सकें कि भाई देखिए हम तो पहले से बोल रहे थे, अगर फेवरेबल हो गया तो चुप हो जाएंगे। तो खैर यूपीएससी ने जनरल डोमेन में जो चर्चा में विषय हैं उन पर प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। प्रीलिम्स में हालांकि उसने अभी भी ज्यादातर चीजों को सब्सटेंस आधारित या कंटेंट आधारित यानी जो परंपरागत किस्म के तथ्यगत प्रश्न हैं उन्हीं पर फोकस रखा है, तथ्यगत बातों को ही ध्यान में रखा है। मुख्य परीक्षा में वो थोड़ी सी विवादास्पद चीजों को उठा रही है। तो इसी के संदर्भ में आज का हमारा ये चर्चा का विषय है। हमको 40 से 45 मिनट मिले हैं, हम उसमें अपनी बात खत्म करेंगे। इसी में हम आपको कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, मेंस के, प्रीलिम्स के, और सिलेबस के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, कुछ किताबें भी बताएंगे। लेकिन पहले हम 3 रूल्स आपको बता दें। ये 3 रूल्स हैं एबीसी के रूल्स। ए का मतलब होता है एक्यूरेसी, यानी आज की डेट में सूचना के 2 रूप हैं और वो दो कारणों से हैं। एक तो यह है कि लोगों में आम जागरूकता है राजनीति को लेकर के, तो लोग बहुत सारी बातें अपने तरफ से कह देते हैं या कहीं से बिना किसी प्रामाणिकता के बोल देते हैं। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन गैलोर, यानी हम हिंदी में इसको सूचना विस्फोट का युग कह सकते हैं। आपके पास पहले जब था तो लोगों के पास ज्यादातर कल्टीवेटेड नॉलेज होता था, यानी अपनी समझ से पैदा हुआ ज्ञान, लेकिन आज की डेट में वो ज्यादातर बाहर से लिया हुआ ज्ञान है। अब वो स्रोत क्या है, कितना प्रामाणिक है, इसका कुछ पता नहीं है। और दूसरा ये है कि प्रीपॉन्डरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी सूचना प्रौद्योगिकी की बहुतायत, आधिक्य। सूचना पर जैसे सोशल मीडिया है, XYZ है, इंटरनेट के तमाम घटक हैं, अब उस पर कोई कभी कुछ भी पोस्ट कर देता है। इसीलिए आजकल मीडिया वाले, कुछ चैनल वाले वो वायरल सच का एक तो अलग से दिखाने लगे हैं एपिसोड। अब उसमें वो तमाम चीजें दिखाते हैं कि फर्जी निकला, लेकिन वो ऐसे आग की तरह फैलता है क्योंकि आप इंडिविजुअल एडिटर होते हैं, इंडिविजुअल न्यूज मेकर होते हैं। वो न कोई ऑर्गेनाइजेशन है, न किसी संस्था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी कोई रेगुलेटरी बॉडी है। आप खुद ही उसके मालिक हैं और एक तरफा संचार की तरह से भी नहीं, वो 2 तरफा संचार। आप जिससे कह रहे हैं वो आपको फीडबैक तुरंत दे रहा है, तो वो तत्काल फैलता चला जाता है। तो इसमें सभी सूचना को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक्यूरेट नॉलेज यानी सटीक ज्ञान, एक्यूरेसी का मतलब परिशुद्धता होता है, लेकिन हम यहां आपको बताएं उतने ही ज्ञान की जरूरत होती है यूपीएससी में जितना कि प्रामाणिक हो और जो उस डिमांड के हिसाब से उचित हो। ज्यादा चीजें अगर आप, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ एक प्रवृत्ति है,
जैसे बॉलीवुड की मूवी 1.25 घंटे 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है, और हॉलीवुड की मूवी, और ज्यादातर ऑस्कर वही जीतती है। और लेकिन हम लोग बॉलीवुड की मूवी देखने के अभ्यस्त हैं, जब तक 3 घंटा पूरा न दिखाए लगेगा पैसा दांव चला गया। ठीक है, उसी तरह से कुछ जगहों पर कंटेंट भर दिया जाता है, तो हमको लगता है कि हमने बड़ा अच्छा, हमको चीजें मिल गई, लेकिन वो सब चीजें जरूरी नहीं होती, क्योंकि जब शब्द सीमा है, आपके पास शब्द सीमा है 200 शब्द में या 150 250 करके यूपीएससी जैसे पूछ रही है, कुल 4000 शब्द में आपको लिखना है 3 घंटे में, तो जाहिर है कि 200 शब्द या 150 शब्द में अगर आप सभी चीजों को करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्यूरेट ज्ञान होना जरूरी है, यानी कितनी चीजों की जरूरत है वो अभी हम कुछ एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। दूसरा है ब्रेविटी, यानी संक्षेप में अपनी बात कहने का अभ्यस्त आप हो, यानी जो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 54 और 55 की जो भाषा है, वो 2 चीज याद रखेंगे कि भाई वो एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति से चुना जाता है, उसका निर्वाचन परोक्ष रूप से होता है। ठीक है, और उसमें विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। इससे ज्यादा अगर आप ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसमें अब राम जवाया का केस और ये सब चीजें तब होंगी जब वो कंट्रोवर्शियल होगा। ठीक है, या दिल्ली और पुडुचेरी को 17वें संविधान संशोधन से या इससे उसमें शामिल किया गया है, ये सब बताने की उसमें जरूरत नहीं है। तो कई बार होता क्या है, जब आदमी के पास सूचना ज्यादा संग्रह हो जाता है तो वो इमोशनल डिसीजन लेने लगता है, वो थोड़ा सा रोमांच का शिकार हो जाता है, उसको लगता है सब उड़ेल दो, और उससे क्या है कि यूपीएससी का एग्जामिनर इंप्रेस होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, जितना पूछा गया उतना ही आपको बताना है, इसलिए संक्षिप्त भी होना जरूरी है। मसलन कम में अपनी बात कहना सीखना चाहिए। और तीसरा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सी का जो रूल है। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होता है, मैं 2007 में दिल्ली आया था, तो मैं अपने एक रिलेटिव के यहां रुका था। वो रिलेटिव आज की डेट में काफी बड़े पोस्ट पे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक के डायरेक्टर हैं। वो आईआईएम से पढ़े हुए हैं, लेकिन जब मैं 2007 में आया तो वो पढ़ ही रहे थे और वो एक छोटे बैंक में काम भी कर रहे थे। तो उनसे मैंने, उस समय डीटीसी की बस भी चलती थी और ब्लू लाइन की बस भी चलती थी, तो मैंने कौतूहल बस पूछ दिया भाई डीटीसी और ब्लू लाइन की बस में क्या अंतर होता है। तो उन्होंने बड़े सरल तरीके से समझाया और वो मुझे भाया। मतलब हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि आपसे जब कम्युनिकेट करें तो इतने सरल तरीके से अपनी बात को रखें कि चलती फिरती भाषा में आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो उन्होंने बताया, जहां कंडक्टर आपके पास चल कर आता है टिकट देने के लिए वो ब्लू लाइन है, और जहां आप कंडक्टर के पास चल कर जाते हैं टिकट लेने के लिए वो डीटीसी है। तो बड़े सिंपल तरीके से, ये नहीं है कि ये कलर वो कलर फला ढमका, ये सब उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। तो मैंने अनुभव भी किया, जब मैं डीटीसी की बस में चलता था तो कंडक्टर बुलाता था कि टिकट ले लो, और ब्लू लाइन में वो खुद ही कंडक्टर चला आता था पास में। तो उनकी बात मुझे समझ में आई कि भाई इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, किसी भी चीज को समझने के लिए। इसीलिए एनसीईआरटी किताबें हम लोग बताते हैं। जैसे 2 साल पहले प्रश्न पूछा है, इंप्लीकेशंस ऑफ इक्वेलिटी, माने समानता का असर किस रूप में दिखाई पड़ता है, समानता किस रूप में परिलक्षित होती है। तो उसमें एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति एक पहला ए विकल्प है, जिसको हम नोट करके लाए भी हैं। तो वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इक्वेलिटी वाले चैप्टर में, पॉलिटिकल साइंस 11वें दर्जे की पुस्तक है। उसमें एनसीईआरटी किताबें मुझे इसीलिए अच्छी लगती हैं कि वो चीजों को बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और सिंपल तरीके से वही एक्सप्लेन कर सकता है जिसको सब चीजें पता हो या ज्यादातर चीजें पता हो। इसलिए एनसीईआरटी किताबें भी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर लिखता है, वो कोई प्राइमरी स्कूल या वो अगर 6ठे दर्जे की है तो 6ठे दर्जे का कोई मास्टर नहीं लिखता उसको। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये जरूरी होता है। तो एबीसी रूल को आप जरूर फॉलो करें, यानी उतने ही ज्ञान रखें जितने की जरूरत है, फालतू चीजों से मतलब नहीं है। ब्रेविटी यानी कम में अपनी बात को कहने का ये तो अभ्यास करने से आएगा। जैसे आप विजन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये लोग यही आपको ट्रेन करते हैं कि जितना पूछा गया उतने ही आप बताएं और जितने में पूछा गया है उतने में आप बताएं।
तो ये अभ्यास की चीज होती है। और तीसरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो क्लास में हम लोग करते हैं। एक्चुअली टीचर का रोल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ही कराना होता है। अब आ जाइए सिलेबस की बात हम लोग करते हैं। अरुण निगवेकर कमेटी के रिकमेंडेशन को 2011-12 से लागू किया गया। इसमें जीएस पर फोकस दिया गया है। ऑप्शनल के विषय पहले दो होते थे ऑप्शनल, अब घटा करके एक कर दिया गया है। तो इसमें ओवरऑल थर्ड पेपर या जीएस सेकेंड पेपर में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन ये हैं। ये 250 अंक के हैं। इसमें मोटे तौर पर 100 अंक में आपका संविधान और राज व्यवस्था ये होता है, 150 में शेष चीजें होती हैं। तो 90 से 100 तक ये वेरी करता रहता है। तो इसमें जो इन्होंने बताई हैं चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें परंपरागत हैं, लेकिन कुछ चीजों को स्पष्ट किया है। जैसे पहले साफ साफ ये नहीं कहते थे ये कि पार्लियामेंट का, एग्जीक्यूटिव का या जुडिशियरी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंटर रिलेशन और ट्रेंड, ये सब चीजें उसमें आएंगी, प्रवृत्तियां जो हैं। अब उन्होंने उसको क्लैरिफाई कर दिया। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पहले वो क्लैरिफाई नहीं करते थे, अब उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। प्रमुख संवैधानिक पद में अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि अब प्रमुख संवैधानिक पद में ऑफिसेज एक्चुअली अंग्रेजी में है, तो उसमें यूपीएससी भी आएगा। यूपीएससी ऑफिस है, कार्यालय है या एक संस्था है, लेकिन यूपीएससी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब यूपीएससी के बारे में वो कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें चूंकि वो ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं है, लेकिन वो पूछ सकते हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संघ लोक सेवा आयोग एक परामर्शदायी निकाय ही बने रहना चाहिए या परामर्शदायी निकाय है। तो जब वो इस तरह से करें तो बेहतर है कि आप किसी अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट को ही अथॉरिटी आप मानिए, उसको जरूर। जैसे सुप्रीम कोर्ट को डिसिल्वा केस है 1961-62 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यूपीएससी एक एडवाइजरी बॉडी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को कह देता है तो उस पर विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि वो संविधान की व्याख्या के लिए वो अंतिम संस्था है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जहां लिखित संविधान होते हैं, उसमें अंतिम संवैधानिक सत्ता वो न्यायालय में निहित होती है। जहां अलिखित संविधान होते हैं, जैसे ब्रिटेन है, आपका इजराइल है, न्यूजीलैंड है या साइप्रस है, ये सब जगह है, तो इसमें अंतिम संवैधानिक जो शक्ति होती है वो संसद में निहित होती है। इसीलिए ब्रिटेन में वहां की संसद संप्रभु है, भारत में संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि यहां जो चीज लिख दी गई है उसके बाहर अगर पार्लियामेंट भी जाती है तो जुडिशियरी उसमें दखल दे सकती है, और सरकार भी अगर कोई फैसले लेती है तो उसमें जुडिशियरी दखल दे सकती है। तो चूंकि चीजें लिख दी गई हैं, बाउंड्री तय कर दी गई है, इसलिए जुडिशियरी को पता है कि वहां चूंकि बैठे हुए लोग एक्सपर्ट हैं, और इसीलिए वो निर्वाचित नहीं होते, नहीं तो वो वोट बैंक की राजनीति में फंस जाते। इसलिए उनको कहा गया कि भाई देश में कानून का राज्य है। डेमोक्रेसी में सबसे खतरनाक पहलू यही होता है कि कई बार कानून का राज्य होते हुए भी लगता है जैसे व्यक्ति का राज्य है, क्योंकि कल्ट फिगर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए सुप्रीमो का जो कल्चर है, उसको अंबेडकर साहब कहा करते थे कि जो हीरो वर्शिप है या सुप्रीमो का कल्चर है, वो डेमोक्रेसी के लिए सबसे घातक है। और मुझे डर है कि आने वाले समय में कहीं यही ना हो जाए, और संयोग से उन्हीं की गाथा गाने वाले लोगों में सुप्रीमो का कल्चर है। ठीक है, खैर, तो इस प्रकार से जुडिशियरी में एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, और वो संविधान की व्याख्या उसका एक ऐसा कार्य है जो केवल वही कर सकती है। तो इसलिए उसने अगर कुछ कह दिया है तो उसको माना जाए। तो यूपीएससी भी इसमें आएगी। कैग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निर्वाचन आयोग भी इसमें आएगा, और पिछले वर्ष जो है वित्त आयोग के बारे में भी पूछा गया। वित्त आयोग के कार्य के बारे में पूछा गया, उसके कंपोजिशन के संरचना के बारे में पूछा गया है। तो ये जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब इसमें आएंगी। इसके अलावा यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में जो प्रेशर ग्रुप हैं, दबाव समूह हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल ग्रुप हैं, अनौपचारिक औपचारिक समूह हैं, इनके बारे में, चूंकि जनतंत्र में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। अब आप देख लीजिए कि दिल्ली में किसानों का एक बहुत बड़ा जमघट हुआ था,
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में, और उसके अलावे मध्य प्रदेश के एक इलाके में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें फायरिंग हुई थी, कई किसान मर भी गए थे। और उसके बाद चुनाव में जो चीजें हुई हैं, तो ऐसा वर्तमान सरकार को लग रहा है कि किसानों की अनदेखी के कारण ऐसा हो गया है। मैं गांव गया था तो वहां स्थानीय स्तर पर मेरे छोटे भाई हैं, वो वही किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो वो लोग अभी प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, पहले योगी जी से, मैं यूपी का रहने वाला हूं, पहले योगी जी से मिले फिर प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। तो उसमें इस बात पर चर्चा हो रही है, वर्तमान वो हमको बता रहे थे कि जिन किसानों के पास जोत कम है, 3 एकड़ तक जैसे या 4 एकड़ तक, उनको पर एकड़ सालाना कुछ एडिशनल पैसा दिया जाए, जैसे 12,000 15,000 रुपए अतिरिक्त उनको दिया जाए। तो अब वर्तमान सरकार किसानों पर फोकस हो रही है। इसका मतलब है कि भारतीय किसान यूनियन का दबाव काम आया, या जो किसान है वो अगर गुट बना करके काम करते हैं तो सरकार की नीतियां बदल सकते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स का मूवमेंट हुआ। मुखर्जी नगर में आप लोग हड़ताल पर बैठे तो देखिए सीसेट जो है वो पेपर सेकंड है ना, वो देखिए क्वालिफाइंग हो गया। तो कहने का भी फिर लोग धरना कर रहे हैं कि जो लोग वंचित रह गए 2011-12 में, उनको जो है मौका दिया जाए। तो सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती, ये नहीं कह सकती कि चले ये लोग छोटे समूह के लोग हैं, ये ज्यादा हमको प्रभावित नहीं करेंगे। मतलब इफेक्ट जो है कैस्केडिंग होता है, यानी जनतंत्र में एक बार किसी चीज की हवा चलती है, मान लीजिए आप पढ़े लिखे आदमी है, गांव वाले आपकी बात सुनते हैं, आप गांव के चौराहे पर खड़ा होकर के और एंटी मोदी बातें करने लगे, तो 10 ठो जो होशियार हैं, जो मोदी सपोर्टर हैं, उनको भी लगेगा भाई लड़का आईएएस तैयारी कर रहा है तो कुछ बात सही है कह रहा होगा, तो उनका भी दिमाग बदल जाएगा। इसलिए सरकार किसी की उपेक्षा नहीं कर सकती। पता नहीं कौन बस में ट्रेन में कितने लोगों की मगज धुलाई कर दे, ब्रेन वॉशिंग कर दे, ठीक है। तो इसमें यूपीएससी ने दे रखा है। इसके साथ साथ विनियामक संस्थाओं के बारे में, रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में आप देखिए, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो रही है, वैसे वैसे विनियामक संस्थाएं बन रही हैं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर को ओपन किया तो ट्राई बनाया, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन किया तो इरडा बनाया, तो वो बनाते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी क्या भूमिका है। और एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछ भी रखा है कि विनियामक संस्थाएं किस सीमा तक न्यायालयों के कार्य क्षेत्र को, हालांकि वो नेगेटिव क्वेश्चन है, न्यायालयों के कार्य क्षेत्र को सीमित करते हैं। इसमें एस चंद्र कुमार का केस है 1997 का, स्लो कर दें, एच चंद्र कुमार का केस है 1997 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं इससे रिलेटेड, वो जरूर आप कोट करिए, वो यूपीएससी ने पूछ रखा है। तो आजकल विनियामक संस्थाओं की भूमिका भी बढ़ रही है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम भी दे रखा है आपके सिलेबस में, और कुछ विभाग, मंत्रालय आदि से चीजें भी, डिपार्टमेंट साफ साफ लिख रखा है, तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि समन्वयक के रूप में वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की भूमिका का विवेचन कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों समन्वयक की भूमिका निभाती हैं। मसलन अब मान लीजिए बीएसएफ है, वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, बॉर्डर की रक्षा करने के लिए वो उत्तरदायी है, पैसा वित्त मंत्रालय देता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट करता है आर्मी रेगुलर के साथ, जो सेना के लोग हैं। अब कश्मीर में ऐसा तो है नहीं केवल बीएसएफ के लोग हैं, लेकिन बीएसएफ सीआरपीएफ के साथ साथ सेना भी है। तो उसमें किस तरह की समन्वयक की भूमिका रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ मिलकर के निभा सकता है। वित्त मंत्रालय पैसा नहीं देगा तो अस्त्र शस्त्र नहीं खरीदे जाएंगे, क्योंकि डिफेंस बजट तो जनरल बजट का हिस्सा होता है, 6 आइटम उसमें होते हैं। तो इस प्रकार से ये विभाग और मंत्रालय से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ नहीं, अब यूपीएससी ने क्या किया है, कैबिनेट सचिवालय के बारे में एक प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न दे दिया है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा हुआ है कि राज्य में चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, 2 साल पहले ही पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से यूपीएससी आपको एक प्रशासक के रूप में भविष्य में जो देख रही है, उसके लिए अभी चूंकि हमारा विषय ऐसा है कि ये आपके उस जीवन से भी जुड़ा हुआ है जब आप सिलेक्ट होकर के जाएंगे। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर होता है नेताओं के पास, लेकिन उसे एक्सिक्यूट करने का पावर होता है ब्यूरोक्रेसी के पास। ब्यूरोक्रेसी निरंतरता प्रदान करती है।
नेता पॉलिटिकल डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि वो जनता से जो वादा करके आए होते हैं, जिस पे उनको मैंडेट मिला होता है, उस हिसाब से वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से बताते हैं भाई ये जन धन योजना ले करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, आयुष्मान भारत है। लेकिन उसको सफल बनाना, जमीन पर उतारना, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी अगर सहयोग ना करे तो बड़े बड़े सरकारों की नीतियां विफल हो जाएंगी और वो चुनाव हार जाएंगे। जैसे 1977-78 में हुआ, जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता, चूंकि इमरजेंसी के मामले में ब्यूरोक्रेसी जितनी इंदिरा गांधी सरकार ने कहा नहीं था उससे ज्यादा अत्याचार कर दिया। उनकी नौकरी तो पक्की है, नेताओं की नौकरी पक्की नहीं है, नेता चले गए। तो इस प्रकार से जो है बड़ा संतुलन, आप जब नौकरी में जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल डायरेक्शन में काम करना, साथ ही ये समझ भी रखना है कि हमको चीजें किस तरह से करनी है। तो एक ऐसा विषय है जो आपको आपकी सफलता के बाद भी आपसे सरोकार उसका बना रहता है। तो हमने मुख्य परीक्षा के बारे में आपको बताया। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में सिलेबस ज्यादा डिफाइन नहीं है, हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले आपको एबीसी रूल के बारे में बताया, उसको ध्यान में रखिए, और सिलेबस के बारे में चर्चा किया। ये बताया कि प्रश्न आजकल कहां से ज्यादा उठाए जा रहे हैं। मैंने पिछले साल का एक मेंस का पेपर भी लिया है। पहले हम लोग मुख्य परीक्षा को ही डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा में कैसे हम चीजों को लिखें कि ज्यादा से ज्यादा नंबर हमको मिले, और कैसे विवादों से बचें, संतुलन कैसे बनाए रखें। अथॉरिटी चूंकि जीएस है, इसलिए ज्यादा विद्वानों, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आप बहक सकते हैं। आप आपने पता चला कि आपने किसी विद्वान का नाम उठा करके उसमें कोट कर दिया जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या चिंतक है, तो वो मामला फंस जाएगा। फिर एग्जामिनर को लगेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट नजरिया डाल दिया है। जीएस मतलब जीएस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जरूर आप कोट कर सकते हैं। अब देखिए, क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिए। अब देखिए 2005 में, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को लाना पड़ेगा। 2005 में एक केस आया था पीए इनामदार का। पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य का 2005 में केस आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल है, माने जो सरकार से सहायता नहीं लेते वित्तीय, उसमें सरकार आरक्षण लागू नहीं करा सकती शैक्षणिक संस्थानों में। तो उसको बदलने के लिए 93वां संविधान संशोधन, उस समय अर्जुन सिंह ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे 2005 में, तो 93वां संविधान संशोधन हुआ और उसको आगे चल करके अशोक कुमार ठाकुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या है कि अनएडेड जो गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, उसमें कुछ सीटें समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उनको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, उसके अंतर्गत कहीं 22%, कहीं 25%, जैसे दिल्ली में 25% है। और उसमें कॉन्वेंट स्कूल जो सरकार से सहायता नहीं लेते, उसमें भी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। ठीक है, वो उसी के तहत की गई, लेकिन 30(1) को उससे बाहर रख दिया गया। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में 30(1) के अंदर, यानी उसमें दिया हुआ है शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े, जो 93वां संविधान संशोधन है 15(5) जिससे जोड़ा गया, उसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसे लागू किया जाता है ईडब्ल्यूएस के रूप में। ठीक है, और उसमें पीए इनामदार केस को पलट दिया गया, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को उसे अलग रखा गया। इसका सीधा सा मतलब है कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जब इस तरह के शैक्षणिक संस्थानों में अपने वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रवर्तन कराने का प्रयास करेगी, उसको एनफोर्स कराने का प्रयास करेगी, लागू कराने का, तो वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नहीं करा सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के माध्यम से ही उसको अलग रख दिया गया है, जिससे अल्पसंख्यकों के मन में यह भय ना हो कि सरकार इसकी आड़ में कहीं हमारे मामलों में दखल तो नहीं दे रही है, क्योंकि आज भी लार्जली एससी और एसटी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस प्रकार से इसका परीक्षण आपको करना है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं लाएंगे और इस तरह से चीजों को नहीं करेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसको पीए इनामदार से उठाना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यानी यूपीएससी में नंबर लेने के लिए बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस, यानी आगे जो चीजें हो रही हैं और पीछे जो चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, उन दोनों को देना पड़ता है, परीक्षण करना है। अब आ जाइए,
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है। व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों के साथ साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है जिनका प्रयोग वह कर सकता है। अब देखिए, इसमें डॉक्टर अंबेडकर को लाना जरूरी है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में संभवतः 26 नवंबर 1949 के एक दिन पहले 25 नवंबर को या 24 नवंबर को यह कहा था कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद आपकी नजर में कौन है, तो मैं कैग को बताऊंगा। ठीक है, तो इससे इसकी शुरुआत करिए। तो ये से पहला वाला डिफाइन होता है और उसके बाद से शर्तें। तो कैग जो सेवा शर्त अधिनियम है 1950 का, जिसे 1971 में संशोधित किया गया, कर्तव्य शक्ति और सेवा शर्त अधिनियम, तो उसके अंतर्गत उसको कई तरह के इम्यूनिटी, उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। जैसे कि उसे साधारण विधि से हटाया नहीं जा सकता, उसके वेतन भत्ते को उसके अलाभ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक वो अपने पद पर है। इसके साथ साथ रिटायरमेंट के बाद भी उसको भारत सरकार के सचिव के भांति सारी सुविधाएं, सारी सहूलियतें, पेंशन सहित सब चीजें उपलब्ध होती हैं। तो ये तमाम तरह की उन्मुक्तियां, उसका जो वेतन भत्ता वो चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय से दिया जाता है। ये सब पॉइंट्स आपको क्रम से देने पड़ेंगे। तो वो वही दे रहा है, नियुक्त की विधि और शर्तों के साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से उसका वेतन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति होता है। ये सब चीजें उसमें आपको देनी पड़ेंगी जिनका वह प्रयोग कर सकता। अब आ जाइए, एक कंट्रोवर्सी इससे जुड़ी हुई है। विनोद राय के बारे में यह आरोप था कांग्रेस पार्टी का कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, चूंकि हम लोग इस मंच का प्रयोग किसी राजनीतिक पर्टिकुलर राजनीतिक विवेचना के लिए नहीं करते, क्योंकि हम लोग एकेडमिक बने रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें लेकिन नाम लेना जरूरी है। तो उस समय उन्होंने किया क्या था कि एक प्रिजम्पटिव असेसमेंट बताया था। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये कहा था कि अगर इस विधि से ना करके इस विधि से ओपन ऑक्शन के माध्यम से अगर वो कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया होता या 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई होती, तो ऐसी स्थिति में सरकार को इतने लाख करोड़ और ज्यादा मिलते सरकारी खजाने को, ये उन्होंने कहा था। तो इस पर कांग्रेस पार्टी के उस समय के तत्कालीन एक वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील, उन्होंने बहुत जबरदस्त आलोचना की थी। तो इस पर टी.एन. चतुर्वेदी, जो कि खुद एक IAS ऑफिसर रहे हैं, कर्नाटका के गवर्नर भी थे, वो कैग रह चुके हैं। तो नरहरि राव और टी.एन. चतुर्वेदी जैसे लोगों ने इसको लेकर के कंटेस्ट किया कि 1971 का जो संविधान संशोधन कैग सेवा शर्त अधिनियम, जो संशोधित अधिनियम पारित किया गया, उसमें परफॉर्मेंस ऑडिट को स्वीकृत किया गया है। निष्पादन लेखा परीक्षण उसको कहते हैं। यानी और कौन सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता कैग, लेकिन वो ये जरूर बता सकता है। जैसे आप अपने बाबूजी के नीति की आलोचना, आपके बाबूजी ने आपका ब्याह तय कर दिया, तभी मत कहिए आपने गलत किया। ये बड़े बुजुर्गों को इस तरह से कहना गलत माना जाएगा। यही अगर आपकी लत बनी रही तो इंटरव्यू में नप जाएंगे। आप कहेंगे इंटरव्यूअर से कि आप गलत बोल रहे हैं। आप कहिए सर आप भी सही कह रहे हैं, मैं भी गलत नहीं कह रहा हूं। तो कहिए बाबूजी आप सही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो भी सही है। वो ये है कि 2 साल और रुक जाइए, रुक जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरह से करके आप विकल्प बता सकते हैं, आप उनके नीति की आलोचना नहीं कर सकते। उसी तरह से कैग परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस कैसे मिले इसके संबंध में वो विकल्प बता सकता है। ये टी.एन. चतुर्वेदी का मानना है। तो अगर इस तरह से आप इसको लिखते हैं, इसके लिए पढ़ना जरूरी है, इसी के लिए क्लास करना। और लेक्चर विजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देता है। पहली बार में मान लीजिए आपने 20% ही कैप्चर किया, ठीक है, वो इसलिए अंदाजा लगता है हम लोगों को कि जैसे मैं जिन चीजों में बहुत क्लियर बताता हूं, उसमें भी बच्चे किसी दूसरे टीचर से वो पूछ करके और मेरा नाम ले करके आधी अधूरी बात करके और उस टीचर को भी परेशान करते हैं और मेरे ऊपर तो धब्बा लगाते ही हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बार में 100% आप कैप्चर नहीं कर पाते। तो जब 4-5 आपके पास लाइव रिकॉर्डिंग है, विजन की खासियत यह है कि उसने आपको लाइव रिकॉर्डिंग दे रखा है। आप एक लेक्चर को 10 बार देखिए और उसमें नोट करिए, देखिए कि टीचर ने कैसे चीजों को बताया है। तो इस प्रकार से उसमें एक एक चीज को क्लियर किया जाता है। जैसे मैंने ये कहा एक लेक्चर में कि तमिलनाडु वगैरह विकसित इसलिए हो गए कि उन्होंने ज्यादातर क्षेत्रीय नेताओं को पैदा किया और ऐसे नेताओं को जिन्होंने तमिलनाडु को अलग राष्ट्र बनाने तक की मांग कर डाली। सी.एन. अन्नादुरई, रामास्वामी नायकर आदि, जस्टिस पार्टी वगैरह का मैंने जिक्र किया।
और बिहार इसलिए विकसित नहीं हो पाया कि बिहार ने ज्यादातर राष्ट्रीय नेताओं को पैदा किया। राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय सोच रखता है, वो पूरे देश के विकास के बारे में सोचता है, लेकिन क्षेत्रीयता नुकसानदायक भी है। वही चीज जो है सेपरेटिज्म को बढ़ावा देती है, पृथकतावाद को, वो उपराष्ट्रवादी भावना फिर पृथकतावादी भावना में तब्दील हो जाती है। तो अगर आप केवल क्षेत्रवादी राजनीति कर रहे हैं तो वो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है, फिर वो उसमें बाधक होगी। तो ये वाली लाइन वो लड़का भूल गया, उसने केवल कह दिया कि क्षेत्रीय दल अच्छे होते हैं क्षेत्रवादी राजनीति करके। अब बताइए, मैंने कुछ और समझाया, उसने कुछ और एक दूसरे टीचर से ये पूछ दिया। अब मैं बार बार यहां आऊंगा तो नहीं, और टीचर आपस में तो नहीं लड़ेंगे। विजन ये काम तो नहीं करेगा ना कि अपने दो टीचर को स्टूडेंट के लिए बैठा करके और उनके बीच शास्त्रार्थ कराए। तो मैंने बताया कुछ और, उसने कुछ और पूछ दिया। तो ये आधी अधूरी जानकारी इसलिए होती है कि आप एक बार, आपका दोष नहीं है, इंसान की मेमोरी होती है, 20-25%, 30% आप कैप्चर करते हैं। मैं एक बहुत बड़े योगी का उस पे गीता पे, मैं गीता ज्ञान यज्ञ था, उसमें मैं उसको अटेंड कर रहा था और वो मैं सुन रहा था उनका व्याख्यान। तो उसमें 2 IAS टॉपर भी बैठे हुए थे, फर्स्ट पोजीशन होल्डर, सेकंड पोजीशन होल्डर, दोनों लोग मित्र भी थे और वो आज भी हैं, लोग सर्विंग हैं। तो वो उसमें वो जो बोले उसका मुश्किल से 10% ही वो कैप्चर कर पाए। सोचिए, वो IAS टॉपर थे, फर्स्ट पोजीशन होल्डर और सेकंड पोजीशन होल्डर थे, इसके बाद भी उनको 10% समझ में आया। तो वो लोग बाद में इस बात को कहे कि मतलब इसमें हम लोगों का दोष नहीं है, मेमोरी की खासियत, क्योंकि अगला तो यही चीज 500 बार कर चुका है, तो अगले को तो सब रटा हुआ है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। इसलिए लाइव रिकॉर्डिंग से फायदा यह है कि उसको बार बार सुनने से आप उसमें से चीजों को निकालेंगे, और आप, चूंकि लेक्चर जो दिया जाता है किसी विषय पर वो एकदम टू द पॉइंट होता है। समझाने के लिए इधर उधर कोई एग्जाम्पल गांव देहात का वो दे दे तो उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन पढ़ाने वाली चीज में टीचर को पता है कि यूपीएससी क्या डिमांड करती है, कितना, यह सारी चीजें पढ़ाए हुए हैं हम क्लास में, एक भी क्लास के बाहर का नहीं है। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुन लिया है तो ये सब चीजें अपने आप लिख के चले आएंगे और किसी से बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज TN चतुर्वेदी का मैंने लिखा भी दिया है। नरहरि राव दोनों लोग कह रहे हैं और दोनों लोगों का ये मानना है कि 71 का जो संशोधित अधिनियम है वो इस मामले में परफॉर्मेंस ऑडिट का अधिकार देता है कैग को, और इस संबंध में वो अपनी भूमिका निभा सकता है, जिनका प्रयोग वह कर सकता। अब देखिए, इसमें कुछ और भी जोड़ना है कि वह अपनी ऑडिट रिपोर्ट अंतिम रूप से PAC को सौंपता है, लोक लेखा समिति को। आप सभी लोगों को पता है कि लोक लेखा समिति का परंपरा के अनुसार उसका अध्यक्ष विरोधी दल का कोई नेता होता है, इसीलिए कि वो जब कैग, चूंकि कैग आलोचना कर नहीं सकता, तो कैग की ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, इसीलिए कैग को यह सुरक्षा दी गई कि वो ऑडिट रिपोर्ट निर्मम होकर के दे। वो चूंकि सरकार जो खर्च करती है वो उसके पिताजी का पैसा नहीं और टैक्स पेयर्स मनी है, इसीलिए पहले संसद से आप अनुमति लीजिए और उन सिद्धांतों के अंतर्गत ही खर्च करिए जो संसद ने स्वीकृत किए हैं। अगर आप उसके इधर उधर जाते हैं तो वो ऑडिट रिपोर्ट में आएगा और PAC फिर सरकार से सवाल जवाब करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से वो एक उसकी भूमिका तय की गई है, जिसमें कि वह खुद उस आरोप से बच जाए कि उसने सीधे सरकार की आलोचना की, किंतु निष्पक्ष भी बना रहे। इसीलिए सेवानिवृत्ति के पश्चात वो किसी लाभ के पद पर भी नहीं जा सकता, उसकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भी व्यवस्था, ये भी आपको लिखना है उसी में। ठीक है, तो ये कहने का जो तात्पर्य है कि ये प्रश्न आपका 150 शब्द में है, 150 शब्द ज्यादा नहीं होते हैं। इसमें पहला काम तो यह है कि अंबेडकर के कथन से शुरू करिए, फिर उसके बाद से 1950 और 1971 के अधिनियम के बारे में चर्चा कर दीजिए और उसमें बता दीजिए कि उसकी सेवा शर्तों को किस तरह से उन्मुक्ति प्राप्त है, किस तरह से उसको उन्मुक्त प्राप्त है जिससे वो निर्भीक और निष्पक्ष होकर काम कर सके, और फिर उसकी भूमिका की संक्षेप में चर्चा कर दीजिए। और 2 विद्वान जो हमने 2 पूर्व कैग बताया उनका जिक्र कर दीजिए। उससे कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नर लाभ का पद नहीं है। मंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब लाभ के पद नहीं माने जाते। लाभ का पद डिफाइन नहीं है संविधान में। 1959 में
पंडित नेहरू के समय में इस संबंध में एक विधेयक आया था जिसे 2006 में संशोधित करवा दिया गया था सोनिया गांधी के समय, जब जया बच्चन डिस्क्वालीफाई की गई तो, और उसमें 44 पदों को इससे बाहर रख दिया गया है। लेकिन संविधान में जहां तक जिक्र है वो गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, माने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और मंत्री, इनका तो जिक्र संविधान में ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सब है। जैसे 59 के अंतर्गत वो प्रेसिडेंट के लिए भी है, वो इसी तरह से अनुच्छेद 157 के अंतर्गत जो है 56-57 के अंतर्गत वो आपके गवर्नर के लिए भी है, वो सबके लिए है। 155, 56-57 है गवर्नर संबंधित, जिसमें 57 उसकी योग्यता है, 56 प्लेजर है और 55 में अपॉइंटमेंट और सेवा शर्तें हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी 124 के अंतर्गत, 217 के अंतर्गत हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी है कि रिटायरमेंट के बाद वो किसी लाभ के पद पर, वो स्पष्ट तो नहीं लिखा गया है, लेकिन वो किसी ऐसे पद पर नहीं जा सकते जो उनके कार्यकाल को प्रभावित करे, माने जो अपने पद पर रहते हुए चीजों को प्रभावित करें। ये सब चीजें प्रारंभ में नहीं जोड़ी गई थी, इसको एथिक्स मान करके छोड़ दिया गया था। बाद में संशोधन करके, खास करके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन सब चीजों में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। खैर जो भी है, लेकिन कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि कैग को इसलिए ये उन्मुक्ति मिली हुई है कि वो निर्भीक होकर अपना काम कर सके। आपको इसमें यही बताना है। अब आ जाइए कुछ और। क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कश्मकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए। अब देखिए, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के भी निर्णय का संक्षेप में जिक्र करिए। उसने ज्यादा स्पष्ट रूप से बोला था कि इन मामलों में, प्रशासनिक मामलों में उपराज्यपाल की चलेगी, प्रशासनिक हेड वही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ने इसमें गोल मटोल बात की। उसने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट यानी रोड़ा अटकाने वाले की भूमिका नहीं निभानी है, वो दिल्ली सरकार के साथ मिल करके वो काम करे। लेकिन आईएएस अधिकारी जो सिविल सर्वेंट हैं, वो अंततः किसके द्वारा उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, किसकी मर्जी पर रहेंगे, वो ये सब चीजें उसने स्पष्ट नहीं की, जिसके लिए दोबारा जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार को दोबारा जाना पड़ा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से ठन गई थी। ठीक है, और अभी उस पर फैसला नहीं आया है। तो परीक्षण करते समय आप दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र करें कि उसमें स्पष्ट कह दिया गया था, पलटा नहीं था। यही तो गलती है, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं था, लेकिन उसने जो कहा था उसको नेताओं ने अपने अपने तरह से उसकी व्याख्या किया, अपने सहूलियत के हिसाब से। किसी ने, चूंकि उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लिया, कहा कि उनको रोड़ा अटकाने वाले की भूमिका नहीं निभानी है, तो ऐसी स्थिति में उसने दिल्ली के सरकार के जो मुखिया हैं उनका कहना यह था कि ये बीजेपी के मुंह पर तमाचा है, XYZ। बीजेपी वालों ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही अंततः कहा है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ज्यादा एलेबोरेट तरीके से कहा है। तो खैर, हम लोगों को राजनीतिक बयानबाजी से बचना है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना है नहीं। हम लोगों को बस यहीं तक अपने को सीमित रखना है कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट क्या इस मसले को लिखा है, कश्मकश को निपटा सकता है, यह तो है, पक्का है, लेकिन निपटा पाया है ये नहीं। तो जुलाई 2018 का फैसला है, दिल्ली के उपराज्यपाल और सर्विस राजनीतिक कश्मकश को निपटा सकता है, बिल्कुल निपटा सकता है, किंतु इसमें थोड़ा सा जोर देंगे कि अभी वो पूरी तरह से निपटा नहीं पाया, इसीलिए दोबारा फिर से दिल्ली सरकार वहां गई है। सिविल सेवकों की भूमिका क्या होगी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों का उन पर कहां तक नियंत्रण होगा, इसको लेकर के स्पष्टता नहीं है। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला ज्यादा स्पष्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि प्रशासनिक मामलों में जो सिविल सेवक हैं उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि के मामले में, डिसिप्लिनरी मामलों में, प्लानिंग के मामले में, स्कॉलरशिप के मामले में, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के मामले में, माइनॉरिटी कल्याण के मामले में, इन सभी मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम होगा। उसने बहुत इलेबोरेट तरीके से यह बात कही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने गोल मटोल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की भाषा बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इसको लेकर के एपी शाह ने, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने एक आलोचना भी की थी। उन्होंने कभी कॉलेजियम की भी आलोचना की है। आप इस मत से कहां तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं?
अधिकरण सामान्य न्यायालयों के अधिकारिता को कम नहीं करते। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने यह व्यवस्था किया था कि अधिकरणों के फैसले की उच्च न्यायालय रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र कुमार केस में 1997 में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, रद्द कर दिया था और कहा था कि अधिकरणों के फैसले का रिव्यू कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही। अब इसमें आपको यह बताना है कि अधिकारिता को कम नहीं करते, एक्चुअली उनके बोझ को कम करने के लिए इनका गठन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इनका गठन उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता को कम करने के लिए नहीं, बल्कि निचली अदालतों के बोझ को कम करने के लिए किया गया है। ठीक है। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए। चूंकि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 323 ए और बी के अंतर्गत इनको जोड़ा गया है। कैट जिसमें आता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, आप लोगों को पता ही होगा। कैट का गठन केवल पार्लियामेंट कर सकती है और 323 बी के अंतर्गत जो अधिकरण है टैक्स, रेंट, मोटर वाहन आदि के विवाद निपटाने के लिए वो राज्य सरकारें भी कर सकती हैं, राज्य विधानमंडल भी कर सकते हैं। तो इनकी ये संवैधानिक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब इनका स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इनकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी केस में और चंद्र कुमार केस में बिल्कुल ही नहीं कहा है कि अवैध है। उसने कहा कि संवैधानिक रूप से बिल्कुल जायज है, केवल यह है कि ये रिव्यू के अधिकार को सीमित नहीं कर सकते। रिव्यू का अधिकार दो ही के पास है, आपको पता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो इसमें इसको इस तरह से इसका परीक्षण करके आप आसानी से प्रश्न लिख सकते हैं। इसके लिए भी थोड़ी 42वें संविधान संशोधन की जानकारी। इसको पहली बार 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने लागू किया था। संवैधानिक उपवन तो 1976 में किया गया, लेकिन लागू पहली बार ये 1985 में हुआ। तो थोड़ी जानकारी इसके बारे में भी हम लोग क्लास में डिटेल समझाते हैं, हर पहलू को बताते हैं। जितना बताते हैं आप समझिए उसका चौथाई ही पूछा हुआ है। तो इसमें हमने आपके मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्न डिस्कस किए। अब मैं आपसे कुछ मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न डिस्कस कर देता हूं। अब देखिए 2018 का प्रश्न है कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करता है राज्य के संबंध में, तो इसका तात्कालिक प्रभाव क्या हो सकता है? The assembly of that state is automatically dissolved। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी देखिए, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अब आप करंट से उसको जोड़ दीजिए। प्रीलिम्स के ज्यादातर चीजों को आप करंट से जोड़ सकते हैं। देखिए, जब 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा करता है, तो वो विधान, वहां एक ही उद्देश्य होता है, सरकार को बर्खास्त करना। सरकार ऑटोमेटिकली बर्खास्त होगी, लेकिन असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। वो जीवित निलंबन में भी रखी जा सकती है, जिसको सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। देखिए उत्तराखंड में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला नरेंद्र मोदी की सरकार का, तो फिर से वही सरकार वापस आ गई। वहां वही सरकार तो वापस नहीं आई, लेकिन विधायक तो वही बने रहे, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है। अगर राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले पहले जो गवर्नर रूल लगा था वहां जम्मू में, अगर वहां भी पार्टियों के बीच कोई सहमति बन गई होती तो सरकार बहाल हो जाती। तो सरकार को बर्खास्त करना उद्देश्य होता है 356 का, विधानसभा को बर्खास्त करना नहीं होता है या भंग करना नहीं होता। हाँ, देखिए ऐसा, अब वो क्लास का विषय हो गया। मैं उसके बारे में मैं जम्मू कश्मीर भी बहुत डिटेल पढ़ाता हूं। उसमें 1 या 2 लेक्चर 3 घंटे के हिसाब से 5-6 घंटे उसमें लग जाते हैं, या एक दिन का पूरा 3 घंटे जाता है। मैं पूरे बैकग्राउंड से चीजों को समझाता हूं। ये क्लास नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूं। ठीक है। चूंकि अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने लगूंगा तो दूसरे टीचर का समय मैं ले लूंगा और मेरा जो आज का विषय है वो अधूरा रह जाएगा। तो अब देखिए, तो ये क्या है जीवित निलंबन में, तो ए ऑप्शन गलत है। बी क्या है, यानी 356(1)(a) के अंतर्गत जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत है। 356(1)(a) दिया नहीं है, वो अब हम अपने तरफ से आपको बता रहे हैं। दूसरा ये है कि द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाई आर अंडर द पार्लियामेंट, यानी उस विधानमंडल की शक्ति संसद के द्वारा या संसद के
की देख रेख में उसके अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा। ये सही है। 356(1)(b) के अंतर्गत एकदम हूबहू यही लैंग्वेज ही दिया है संविधान में, शैल बी एक्सरसाइजेबल। राष्ट्रपति शासन जो स्टेट इमरजेंसी है और जो नेशनल इमरजेंसी है 352, उसमें सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि जब 352 लगता है तो किसी राज्य के संबंध में कानून केवल संसद बना सकती है, लेकिन इसमें वो पावर डेलीगेट कर सकती है प्रेसिडेंट को भी और प्रेसिडेंट के अतिरिक्त किसी अन्य को भी। और एकदम यही लैंग्वेज ऐसा, इसमें कई जगह मैंने देखा आंसर गलत है। तमाम सॉल्यूशंस आए हुए हैं बाजार में, उसमें पहला वो गलत है, पहला या कुछ और है, लेकिन इसमें एक्चुअली बी होगा। जब आप 356(1)(b) खोलेंगे अपना नेट, आप डाउनलोड किए होंगे या जैसे भी, तो वो उसमें आप आसानी से दे शैल बी एक्सरसाइजेबल, यही लैंग्वेज का प्रयोग किया है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड। स्टेट इमरजेंसी में राष्ट्रपति शासन में कोई मौलिक अधिकार निलंबित होता ही नहीं। और द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट, प्रेसिडेंट तभी कानून बना सकता है जब संसद उसे अधिकृत करे, और प्रेसिडेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी पदाधिकारी, एनी अदर अथॉरिटी दिया हुआ अंग्रेजी में, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो गवर्नर ही हो, वो कोई चीफ सेक्रेटरी हो सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो जाहिर है ये भी अधूरा है, अतः इसमें एक्चुअली भी होगा। अब आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये देखो, संसद, भारत में संसद किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में संविधान के रख सकती है, ठीक है। पहले संविधान संशोधन के हिसाब से जिसमें 31B जोड़ा गया था, 31A, 31B और अनुसूची 9, 31B और अनुसूची 9 से हम लोगों का मतलब है। और दूसरा यह है कि वो जो 9वीं अनुसूची में रखा गया कानून है, कोर्ट उसे एग्जामिन कैन नॉट बी एग्जामिन्ड, वो कोर्ट कोई उसका परीक्षण नहीं कर सकता। अब देखिए, अब इन दोनों के बारे में देखिए। जो पहला है उसमें अगर यूपीएससी ने पार्लियामेंट की जगह गवर्नमेंट कर दिया होता तो आप अटक जाते। सरकार उसको 9वीं अनुसूची में रख ही नहीं सकती, केवल संसद को अधिकार है। चूंकि किसी विधेयक को वह पारित करती है तो वही वो इस तरह से पारित किया जाता है कि इसे 9वीं अनुसूची 31B के साथ पढ़ा जाए। सरकार यह तय नहीं कर सकती। तो अगर पार्लियामेंट की जगह गवर्नमेंट दे दिया होता तो ज्यादातर लोग फंस जाते, लेकिन पार्लियामेंट दे दिया है तो यह सेफ है, पहला सही है। दूसरा गलत है। अब देखिए, IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु का केस है 2007 का, 9 न्यायाधीशों की पीठ में। YS सब्बरवाल उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो सब्बरवाल साहब के अध्यक्षता में 9 जजों की संविधान पीठ ने उसमें कहा था कि 9वीं अनुसूची में अभी भी रखा जा सकता है, लेकिन 2 आधार पर हम इसे एग्जामिन कर सकते हैं। पहला यह कि यह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, और दूसरा यह है कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए यह किसी बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत लक्षण का भी उल्लंघन करता हो, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? और तो उसमें उन्होंने कह दिया था कि 24/4/1973 जब केशवानंद भारती केस आया था, उसके बाद जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं, इन सब का रिव्यू संभव है। तो पार्लियामेंट रख सकती है, बिल्कुल रख सकती है, लेकिन यह नहीं है कि कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर सकता। यह गलत है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी इसमें ए सही होगा, ओनली, केवल पहला सही होगा। अब इसमें एक देखिए, वोट ऑन अकाउंट का एक खतरनाक क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो ये है कि जो लेखानुदान होता है अनुच्छेद 116 के अंतर्गत, जब भी कोई सरकार बजट पेश करती है तो बजट को अंतिम रूप से पारित करने के लिए 75 दिन का समय निर्धारित होता है, गिलोटिन के लिए 26 दिन का समय निर्धारित होता है, और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है और 15 मई तक प्रक्रिया पूरी करने का डेट है। वो इसलिए दिया गया है पार्लियामेंट को पूरा मौका मिले। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट मैरिज है कि भाई चलो गए अंदर बाहर आए और नगाड़ा बजा के मिठाई बांट के काम हो गया। ये पूरा जो है साल भर चलने वाला प्रोसेस है। पार्लियामेंट पूरा जबरदस्त डिस्कशन करे और उसको मौका मिले एक एक चीज को देखने का, इसलिए 75 दिन का समय रखा गया है। मान लीजिए फिर 1 अप्रैल से सरकार पैसा कैसे निकाल पाएगी? पैसा नहीं निकालेगी तो न सरकारी कर्मचारियों का वेतन भत्ता होगा, न सरकार कोई काम कर पाएगी। इसके लिए टेम्पोररी वोट ऑन अकाउंट की व्यवस्था की गई, जो टोटल बजट के 1/6 के बराबर हो सकता है, और वो प्रारंभ में 2 महीने के लिए पारित किया है। ये अनुच्छेद 116 के अंतर्गत यह व्यवस्था है। हालांकि 1/6 और 2 महीना यह परंपरा से तय किया गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं था, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है विशेष परिस्थिति में। अब दूसरा कह रहा है कि जो अंतरिम बजट है, अब देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं
कि वोट ऑन अकाउंट केवल नियमित सरकार के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट एक अल्पकालिक व्यवस्था है जो केयर टेकर यानी कि काम चलाऊ सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह गलत है। अंतरिम बजट रेगुलर सरकार भी पेश करती है। जब चुनाव में जाना होता है तो वह कोई बड़ी पॉलिसी नीतिगत घोषणा करने के बजाय छोटी नीतिगत घोषणा करती है। और अंतरिम बजट, जैसे अभी जो बजट आएगा ना, अरुण जेटली या पीयूष गोयल जो भी प्रस्तुत करे, वो एक्चुअली अब आने ही वाला है, तो वो वास्तव में अंतरिम बजट होगा। तो कुछ अखबार पढ़ने और करंट से आप जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसका भी बड़ा लाभ है प्रीलिम्स में। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है कि वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर, सरकार के केवल खर्चे से संबंधित होता है। खर्चा, पैसा निकालने के लिए समेकित निधि से इसको पारित किया जाता है। लेकिन जो अंतरिम बजट होता है वो आय व्यय यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों पहलू से संबंधित होता है। ये दूसरा वाला सही है। अतः इसमें टू ओनली, बी वाला सही है। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो इक्वालिटी का बता रहे थे कि समाज में समानता अगर है तो ऐसी स्थिति में वो किस चीज की अनुपस्थिति को बताता है। तो जो विशेषाधिकार बताइए एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओपी गौबा वगैरह की किताब में या इग्नू की किताब में इसको थोड़ा दूसरे तरह से दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी में हूबहू यही लाइन ही लिख दिया है। एनसीईआरटी की 11वीं की राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है वो उसमें ही लिख दिया है। तो देखिए मैंने आपको मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न की चर्चा करके अपने जो विषय हमको अलॉटेड था उसमें हमने इसको बताया। और एनसीईआरटी की कुछ किताबें हैं जो आप इंस्टीट्यूट से लिस्ट ले सकते हैं। बेहतर यह होगा कि अगर आप यहां एडमिशन लेते हैं तो विजन के नोट्स पढ़ें, और किन्हीं कारणों से अगर आप यहां एडमिशन नहीं ले पाते, टेस्ट सीरीज वगैरह तक ही सीमित रहते हैं, तो आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लेंगे। जैसे कि उसमें 6ठे 7वें 8वें दर्जे की है किताब है और वो 9वीं 10वीं की है। 6वीं 7वीं 8वीं की जो किताब है वो उस पे है क्या कहते हैं सोसाइटी और पॉलिटिक्स पे करके, समाज और राजनीति पे करके है। और लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 भाग 2 करके 10वीं की है। 11वीं राजनीति विज्ञान की है। साथ ही संविधान वो व्यवहार सिद्धांत एवं व्यवहार, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, वो थोड़ा ट्रांसलेशन करने में आदमी फंस जाता है कई बार। तो उसमें 11वीं की वो पढ़ सकते हैं। और 12वें दर्जे की किताब जो है वो है कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। उससे तुलनात्मक जो संवैधानिक विशेषताओं का एक मुख्य परीक्षा में डाल रखा। हालांकि उससे पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था, वो ज्यादा मायने नहीं रखता ना प्रीलिम्स में ना मेंस में, इसीलिए हमने उसका जिक्र नहीं किया, वो उससे कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वैश्विक राजनीति है, वो केवल पुरानी एनसीईआरटी है, बाद में उसी को संशोधित करके समकालीन कर दिया है। और उसके साथ साथ है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। वो भी आप, उससे क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड है ये कास्ट और इन सब चीजों से, क्षेत्रवाद, जातिवाद इत्यादि, वो सब चीजें वो उससे पूरी हो जाएंगी। अगर ये सब कुछ भी नहीं पढ़ सकते तो सब छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए आप क्लास कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट तो आपका यही बन जाएगा। विजन का नोट्स पढ़ लीजिए, और अगर आप एडिशनल कुछ पढ़ना चाहते हैं तो एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने कवर कर दिया है ज्यादातर टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस कर दिया है। तो उस एक किताब से आपकी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। फिर आपको सुभाष कश्यप और XYZ की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो सब कुछ भी नहीं कर पाते तो विजन के नोट से ही आपका काम चल जाएगा। तो ये इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूं, और फिर अभी दूसरे शिक्षक आएंगे जो आपको अपने विषय के बारे में बताएंगे। फिर जब आप यहां आएंगे तो रेगुलर हम लोगों की मुलाकात होती ही रहेगी, और उसमें आपको कोशिश किया जाएगा कि आप इतनी समझ तो पैदा कर ही लें कि यूपीएससी से आगे रहें। हाँ बताइए। जैसे मान लीजिए आपके और पड़ोसी के बीच में हो गया तू मैं किसी चीज को लेकर, तो बगल वाली आंटियां ही दोनों का हाथ मिलवा दी, ठीक है, बस हो गया काम।